दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नई बातचीत को लेकर। दोस्तों, महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं और आपने देखना शुरू कर चुके हैं महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक बड़ी खबर है। खबर यह है कि एक तो ये पक्का हो गया है कि उपराष्ट्रपति जो चुनाव हो रहे हैं, अभी चुनाव चल रहे हैं, थोड़ी देर में शायद बंद हो जाएंगे, लेकिन ये पक्का हो गया है कि एनडीए का उम्मीदवार राधाकृष्णन जी जो है उपराष्ट्रपति होंगे। क्योंकि तीन तीन चार पार्टियों ने वोट का बहिष्कार किया और उसके चलते ये साफ जो एक ये कयास लगाया जा रहा था कि ये अगर वोट इंडिया गठबंधन को देंगे तो थोड़ा सा फर्क कम पड़ेगा और हो सकता है जीत जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और कुछ इंडिया गठबंधन ने भी ज़्यादा इसके ऊपर फोकस नहीं किया शायद, और इसलिए जो है ये तो बिल्कुल पक्के ही हो गया कि राधाकृष्णन ही उपराष्ट्रपति होंगे। दूसरी बड़ी घटना एक और है। नेपाल में जो ओली शर्मा जो थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री थे, उनके वहाँ विद्रोह चल रहा था बहुत ज़बरदस्त। छात्रों ने युवाओं ने कहना चाहिए, और ख़ास तौर से उन युवाओं ने जो 30 साल से 25 साल से नीचे थे, उनने बड़ा आंदोलन किया और उसके बाद जो है गोली चली वहाँ पर। 20 लोग मारे गए, 21 लोग हो गए अब तो, और 300 से ज़्यादा लोग घायल हुए, अब शायद और ज़्यादा भी बढ़ गए हों। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि उन्होंने फिर वो जो सोशल मीडिया जो बैन किया था उससे बैन भी हटा दिया, लेकिन दरअसल में ये मामला कुछ और ही था। वो तो सोशल मीडिया तो बहाना था, असली टारगेट तो ओली ही थे। तो और ये इसके पीछे एक एनजीओ काम कर रहा था, और वो एनजीओ मुझे लगता है, मुझे नहीं पता, मैंने अभी सर्च में मेरे नहीं आया, लेकिन मुझे लगता है कि वो अमेरिका का था। और इस सारे खेल में अमेरिका का हाथ होना बिल्कुल निश्चित मामला है ये। और क्योंकि भारत के चारों ओर इस तरह के का घटनाक्रम चल रहा है। देखिए, पाकिस्तान में जो चुनी हुई सरकार है शरीफ की, शहबाज शरीफ की, वो निष्क्रिय टाइप ही है, और वहाँ सेना जो है प्रमुख रोल अदा कर रही है। इसी तरह श्रीलंका में अभी पिछले दिनों विद्रोह हुआ और वहाँ पर एक कठपुतली सरकार बना करके बिठा दी गई। बांग्लादेश में भी यही हुआ था, बांग्लादेश में भी विद्रोह हुआ, गोली चली, लोग मरे और उपद्रव हुए, बहुत मार काट हुई, और फिर जो है वहाँ पर भी शेख हसीना जावेद जो है वहाँ से भाग के भारत आई और वहाँ पर दूसरी सरकार, कठपुतली सरकार ही बनाई। अभी तक भी उसको 3 महीने में चुनाव करवाने थे, लेकिन अभी तक भी वो चुनाव नहीं हुए हैं, और अब शायद जनवरी फरवरी में चुनाव करवाएं। और हो सकता है कि बांग्लादेश में भी जो कठपुतली सरकार अभी चल रही है वो एक बार फिर बदल दी जाए और चुनाव उसके बाद में हो। ये मेरा कयास है, पता नहीं भी हो ऐसा, लेकिन जो घटनाक्रम कर चल रहा है उससे ही ऐसा लगता है। और नेपाल में अभी नेपाल पे एक लंबी बातचीत हम करेंगे, लेकिन अभी ये उपद्रव हुआ, वहाँ विद्रोह हुआ और शर्मा को इस्तीफा देना पड़ा, और अब शायद नेपाल कांग्रेस या वो जो प्रचंड उनमें से कोई प्रधानमंत्री बनेगा, और फिर जो चुनाव होने हैं वो नहीं है। म्यांमार में भी इसी तरह से एक शू की जो सरकार थी उसको गिराई, और फिर एक सेना
सैनिक सरकार को वहाँ से वापस खड़ा किया गया। सेना ने वहाँ संभाल रखी है। तो ये ऐसे ही नहीं हो रहा है सब, इन सारी घटनाक्रम के पीछे एक निश्चित राजनीति काम कर रही है, और वो निश्चित रूप से अमेरिका की ही शेयर पर ये सारा खेल हो रहा है, ये मेरा मानना है। अमेरिका समझता है कि ये सारे देश जो है चीन के साथ गलभैयाँ कर रहे थे, और चीन इनको लोन देकर के अपने पक्ष में कर रहा है। उनके उस चक्रव्यूह से या उसके क्लचेस से निकालने के लिए अमेरिका की सरकार, चाहे वो ट्रंप की सरकार हो चाहे बाइडेन की हो, मेरे को नहीं समझ में आता कि वहाँ कोई फर्क पड़ता है, इसलिए इनको निकाला जा रहा है। मतलब ये इस तरह के ये प्रयोग किए जा रहे हैं जिससे वो उनके क्लचेस से बाहर आए। खैर, अब मैं आपको एक बार मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपने महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें, मैसेज करें, मैं कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें, और आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। दोस्तों, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि हम और ज़्यादा अच्छी तरह से इसका वो कर सकें। तो दोस्तों, नेपाल में जो हुआ अभी, वो कहने को तो ये था कि भाई नेपाल ने जो है, मतलब नेपाल की सरकार ने सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स थे उन पे बैन लगा दिया, और वो करीब 25-26 प्लेटफॉर्म थे और वो जो है वो प्लेटफॉर्म जिन पे उन्होंने बैन लगाया, उससे वहाँ की युवा जो है आक्रोशित हो गए, और उन्होंने वहाँ ये विद्रोह कर दिया, और काठमांडू में और दूसरे प्रदेशों में, और उसके बाद गोली चली, और ये सारा जो है आपके सामने ही है। लेकिन इसके पीछे एक एजेंडा काम कर रहा है, एक पैटर्न काम कर रहा है। जैसा मैंने आपको बताया कि अभी श्रीलंका में, बांग्लादेश में, इधर म्यांमार में, और अब थाईलैंड में भी आप देखिए। तो ये जो है उसी की कड़ी में ये नेपाल भी है। तो ये एक पूरा पैटर्न है। लेकिन नेपाल में 2-3 चीज़ें और ख़ास थी। नेपाल में एक तो भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हो गया था, लोग उसमें डूबे हुए थे भ्रष्टाचार में, और उससे बाहर निकलना चाहते थे, तो इसलिए भी ये खेल हुआ। और एक ये इसमें जो है पिछले कुछ दिनों से वहाँ पर राज सत्ता जो है अपना खेल कर रही थी। राज सत्ता मतलब राजशाही जो पहले थी, मतलब 2008 के पहले जो राजशाही थी, वो फिर से अपने आप को स्थापित करने के लिए, राजा बनने के लिए, और नेपाल डेमोक्रेसी तो रहे लेकिन गणतंत्र नहीं रहे, इस तरह की एक चाल वो चल रही थी। और उसका भी इसमें बड़ा रोल देखते हैं लोग कि भाई ज्ञानेश्वर जो राजा थे पहले, और उनसे राजगद्दी छीन करके वहाँ लोकतंत्र बना। लेकिन लोकतंत्र की जो खूबसूरती है वो वहाँ नहीं दिखी, और सबसे ज़्यादा मुश्किल मतलब अस्थिर रही सरकारें, और वहाँ की जनता जो है उस अस्थिर सरकार की वजह से परेशान, मतलब दुखी है, क्योंकि 16-17 साल हुए हैं कुल मिलाकर के जब ये गणतंत्र और लोकतंत्र जिसको भी आप कहें वो बना है 2008 में, और 2008 से अभी तक 7-8 सरकारें गिर चुकी हैं। तो लोगों में एक गुस्सा ये भी था कि यार ये क्या है, बार बार सरकारें गिर रही है, और कोई एक, और अभी भी और इसमें अभी जो सरकार चल रही थी ओली सर की,
उसमें भी गठबंधन है नेपाली कांग्रेस का, और नेपाली कांग्रेस का और ओली का जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो ये हुआ, नेपाल कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी का जो गठबंधन हुआ, उसमें ये था कि 50-50 50-50% हम समय प्रधानमंत्री रहेगा एक पार्टी का, दूसरी पार्टी का, इस तरह से। तो ओली साहब उस जो है एन के एन प्रकार इस्तीफा नहीं दे रहे थे, और नेपाल कांग्रेस तो चाहती थी कि भाई हमारा प्रधानमंत्री बने, तो वो भी एक कारण इसके पीछे हो सकता है। जो बड़ा कारण है वो ये है कि वहाँ पर सामाजिक आर्थिक न्याय, असमानता, बेरोजगारी, राजनीतिक निराशा और भ्रष्टाचार भी इस उपद्रव में के बड़े कारण रहे हैं। इसमें नेपाल की राजनीति की जातीय, क्षत्रिय, धार्मिक और राजनीतिक गुटबाजी के चलते भी ये हालात बने हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एनजीओ एक काम कर रहा है इसके पीछे, और वो है ये मैंने आपको बता ही दिया कि हमारे चारों तरफ जो है ये पड़ोसी देश में जो है इस तरह से सरकारें गिर रही है, और भारत में भी ऐसा होने की संभावना है, लेकिन बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर एक तो बड़ा बड़ा है देश, इस तरह के उपद्रव एक साथ नहीं हो सकते हैं। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र काफ़ी मजबूत है, 75 साल से लोकतंत्र में हम जी रहे हैं, 75-78 साल में तक। तीसरा यह है कि यहाँ पर संवैधानिक संस्थाएं मजबूत है। हालांकि अभी 10 साल में, 11 साल में उन संवैधानिक संस्थाओं पर भी आरएसएस बीजेपी ने कब्जा कर लिया है, और वो अपने हिसाब से, अपने तरीके से उनको चला रही है। और यहाँ तक कि जुडिशरी से भी यहाँ भारत में लोग नाराज हैं। लेकिन फिर भी ये अभी तक सोचना संभव नहीं हो रहा है कि भाई इस तरह का उपद्रव हो करके और हमारे यहाँ पे भी लोकतंत्र खत्म हो जाए या सेना आ जाए, या क्योंकि हमारे यहाँ सेना जो है बहुत डिसिप्लिन्ड है, और उसका जो एक सीमित क्षेत्र है, इसलिए वो अभी इसमें दखल नहीं दे सकती है। नेपाल में तो दक्षिणपंथी ताकतें भी इस जन आक्रोश को हवा दे रहे थे, और वो चाहते थे कि वहाँ पर ये सरकार, ओली की सरकार जो कि कम्युनिस्ट सरकार है, वो गिर जाए, और नेपाली कांग्रेस की सरकार या इससे थोड़ी लिबरल थी प्रचंड की सरकार जो थी, तो वो भी कम्युनिस्ट पार्टी ही, लेकिन वो फिर भी थोड़ी लिबरल थी। तो ये चाहते हैं कि चाहे वो सरकार आ जाए, लेकिन ये ओली की सरकार जो चीन की तरफ ज़्यादा रुख किए हुए है। और आपको ये भी मालूम ही है कि नेपाल एक लैंडलॉक जगह है, मतलब उससे समुद्र से कहीं से भी संपर्क नहीं है। तो अपना सामान को निर्यात करने के लिए या सामान मंगवाने के लिए उसको किसी न किसी देश के बंदरगाह की काम लेने की जरूरत पड़ती है। तो ये वो भारत के और बांग्लादेश के बंदरगाहों से वो काम चलाता है। तो अब उन्होंने इन बंदरगाहों को छोड़ करके और चीन के से इसके थ्रू सामान मंगवाना और भेजना शुरू किया। ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि इसके पीछे जो है कारण रहा हो। अब हमारे देश में भी क्या है कि जैसे प्रेस का दमन और ये सब हो रहा है, और जो भी सरकार के विरोध में लिखता है वो राष्ट्रद्रोही मान लिया जाता है, और उस पर राष्ट्रद्रोही का केस चला करके उसको जेल में डाल देते हैं। हालांकि उसको प्रूव नहीं कर पाते, पर 7 साल, 2-2 साल, 3-3 साल तक वो जेल में रहता है, और कई लोग तो 5-5, 6-6 साल से जेल में, और उनकी जमानत भी नहीं हो रही है। तो ये जो नागरिकता पर हमला है,
सामाजिक सांप्रदायिक घृणा का जो वातावरण इस आक्रोश में का जो बना रखा है, ये सब इस आक्रोश को में इजाफा कर रहे हैं। भारत का लोकतंत्र भी इस तरह से खतरे में आ जाता है। लेकिन अभी तो मतलब भारत की ऐसी कोई संभावना नहीं है, लेकिन हाँ, ये अभी चीज़ें बहुत बिगड़ रही है हिंदुस्तान में भी। और 17 सितंबर का बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं कि 17 सितंबर, और बहुत सारे लोग नवंबर का भी इंतजार कर रहे हैं कि बिहार इलेक्शन के पास बाद जो है भारत में एक अलग तरह की स्थितियां पैदा होगी, और उसमें हो सकता है कि नरेंद्र मोदी सरकार को जाना पड़े। तो ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पहले एक नेपाली कांग्रेस के एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था, अब ओली साहब ने भी, प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, तो एक कियोस वहाँ पर हो गया है। अब क्या होता है ये देखने की बात है। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। आप और जय हिंद, जय भारत। अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और अगर आपने वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें, अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स पर डालें। और हाँ, ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि ये चाहे भारत में कुछ हो नहीं हो, लेकिन भारत की सरकार के लिए ये चेतावनी जरूर है कि वो संभल के काम करें, नहीं तो ऐसा कुछ होने में कोई देर भी नहीं लगेगी। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो।